Hello everyone, welcome back to Learn Chemistry with Manpreet. Today we are going to discuss the carbon and its compounds NCERT highlights. इस वीडियो में हम NCERT को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे और आपको NCERT के हाईलाइटेड नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे. सो लेट्स डिस्कस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. देखिए पीछे के जितने भी चैप्टर्स यू हैव रेड उसमें आपने बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स को पढ़ा होगा, लेकिन इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली कार्बन और सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स को ही स्टडी करेंगे. बिकॉज कार्बन जो है हमारे आसपास की बहुत सारी चीज़ें कार्बन से मिलके ही बनी होती हैं. बहुत सारी फूड आइटम्स, बहुत सारे क्लोथ्स जो हम पहनते हैं, मेडिसिन, बुक्स, आपके आसपास यूनिवर्स में हर चीज़ जो है वो कार्बन से मिलके बनी है. इसका मतलब कार्बन हमारे आसपास की हर एक चीज़ में प्रेजेंट है. सो कार्बन को भी गॉड ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है. That means it is also versatile element. Versatile which means which is present everywhere. सारे लिविंग बींग्स के अंदर भी कार्बन है. देखिए आपकी बॉडी में आप खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, उसमें कार्बन होता है. तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें तो कार्बन इज प्रेजेंट. हाँ, अर्थ क्रस्ट में ऐसा नहीं है. देखिए अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 0.02% कार्बन ही प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स. और एनवायरनमेंट में देखें तो एनवायरनमेंट में तो सिर्फ 0.03% ही कार्बन होता है. तो देखा जाए तो इतना कम अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट है हमारे नेचर में, लेकिन फिर भी ये हर चीज़ में प्रेजेंट है. तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसको बहुत ही यूनिक बनाती हैं. सो लेट्स स्टडी द बॉन्डिंग इन कार्बन्स. किस तरह का बॉन्ड होता है. देखिए आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड. मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ. आयनिक बॉन्ड्स होते हैं जब हम दो एलिमेंट्स की आयन्स बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और सोडियम आयन बनता है. सिमिलरली क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बनता है. तो जब इन आयन्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा तो ये बन जाएगा NaCl. और क्योंकि इसमें आयन्स प्रेजेंट है तो ये आयनिक बॉन्ड होता है. और आयनिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. ये वाटर सॉल्युबल भी हैं. इसका मतलब ये सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगे. बट कार्बन कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता है. कार्बन कंपाउंड्स एक्चुअल में पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. इसको हम चेक करते हैं इस टेबल नंबर 4.1 से. यहाँ पे देखिए हमें कुछ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट गिवन है. अगर आप देखेंगे एसिटिक एसिड जो कि एक कार्बन कंपाउंड है, इसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये मेल्ट हो रहा है 290 केल्विन पे और बॉइल होता है 391 केल्विन पे. क्लोरोफॉर्म CHCl3 जो मेल्ट हो रहा है 209 केल्विन और 334 केल्विन. सी ये केल्विन में है. अगर आपको याद हो तो 273 केल्विन का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस होता है. तो अगर मैं इसको सेल्सियस में लूँ, एसिटिक एसिड मेल्ट हो जाता है सिर्फ 17 डिग्री सेल्सियस पे. सिमिलरली अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं तो ये हो जाता है -64 डिग्री सेल्सियस पे. इथेनॉल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है फॉर दिस चैप्टर एज वेल एज योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, -117 डिग्री सेल्सियस. मीथेन जो कि चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है LPG का, मेल्ट हो जाता है सिर्फ -183 डिग्री सेल्सियस पे. तो ये इस डेटा को हमें याद नहीं करना, जस्ट समझने की कोशिश करिए कि इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना कम है. देखो 17 डिग्री पे ही मेल्ट हो रहा है. क्लोरोफॉर्म -64 पे ही मेल्ट हो रहा है. इथेनॉल मीथेन माइनस पे ही मेल्ट हो रहे हैं. मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं दिखा रहा है. इसीलिए बोलते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड्स. अब यहाँ पे क्या है, मेल्टिंग पॉइंट कम होने का रीज़न क्या रहा होगा कि अगर ये हमारा CH3COOH एसिटिक एसिड है तो जो इनके बीच में बॉन्ड्स हैं ऑब्वियसली वो आयनिक बॉन्ड्स तो नहीं है. इनके बीच में जो भी फ्रेंडशिप है, जो भी बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग ज़रूर वीक रही होगी. बॉन्डिंग वीक कब होती है,
जब इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो, मतलब इनके बीच में कोई अच्छी खासी फ्रेंडशिप नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इसलिए ही ये मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बन रहे। स्ट्रांग नहीं है इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अच्छा नहीं है, इसीलिए ये ज़्यादा अच्छे कंडक्टर्स भी नहीं है, और बेसिकली इन्हें पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हुई आयनिक वर्सेस कोवेलेंट कंपाउंड्स की। इसके बाद हम चलते हैं कि भाई क्या है ऐसा कार्बन में खास, क्यों इनकी रिएक्टिविटी जो है इतनी मैटर करती है। देखिए, किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी मतलब वो कितना रिएक्ट करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी टेंडेंसी है टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को लेने या देने की। इसीलिए तो देखिए हम क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सोडियम है जो एटॉमिक नंबर 11 पे आता है, और अगर हम उसको कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं तो KLMN में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इट इज़ 2, 8 and 1। तो अब हम देखते हैं सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को। देखिए लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाए तो ये हो जाएगा 2, 8, विच मीन्स कि ये बिल्कुल नियॉन के जैसा बन जाएगा, विच इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो हर एलिमेंट नोबल गैस बनना चाहता है, इसीलिए ये सब करता है। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो यही करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देना या इलेक्ट्रॉन्स को लेना। अब यहाँ पे सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसका मतलब ये बन गया होगा Na+1, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। अगर मैं इसके कंपैरिजन में क्लोरीन को डिस्कस करूं तो एटॉमिक नंबर 17 है, कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2, 8 and 7। तो आप देखिए आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसका मतलब इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अगर और मिल जाए तो ये बन जाएगा 2, 8 and 8 विच इज आर्गन, मतलब ये आर्गन के जैसा बन जाएगा, जो कि अगेन एक नोबल गैस है। तो क्लोरीन यही करेगा, आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम Cl-1। तो अब देखिए यहाँ पे कटायन और एनायन बन गया है। तो जो आयंस हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, वो ऐसे ही बनती हैं, ईदर बाय गेनिंग और बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा? सिर्फ आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन कार्बन के केस में ऐसा नहीं है। अब देखिए कार्बन के केस में ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज कार्बन एटॉमिक नंबर 6, अगर हम इसको कॉन्फ़िगरेशन में लिखें तो 2 and 4, तो इसके पास 2 ही शेल्स हैं और आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके पास 2 ऑप्शंस बनते हैं, या तो ये चारों इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे और हीलियम बन जाए। अगर 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 2 ही रह जाएंगे, यानी ये हीलियम बन जाएगा, नोबल गैस। लेकिन ऐसा बनेगा तो इसके ऊपर कार्बन+4 आ जाएगा, यही आयन बनेगी। या फिर आप कह सकते हो कि मैम ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी तो कर सकता है, तो अगर हम इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दें तो इसके पास हो जाएंगे 2 and 8, मतलब ये नियॉन के जैसा बन जाएगा, वो भी तो एक नोबल गैस है। लेकिन ऐसे करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, मतलब इसको C4 नेगेटिव चार्ज अक्वायर करना पड़ेगा, जो कि दोनों ही पॉसिबल नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये CBSE में भी पूछा गया है कि कार्बन जो है वो +4 या -4 क्यों नहीं बना सकता। प्रॉब्लम इज कि अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे गेन करता है और अनायन बन जाता है, तो अब देखिए यहाँ पे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए 10, क्योंकि 6 तो इसके पास ओरिजिनली थे, 4 इसने एक्स्ट्रा ले लिए, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो अभी भी 6 ही है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस नहीं है। तो 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे होल्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो ये स्टेबल नहीं बनेगा। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके C4 पॉजिटिव आयन बन जाए तो क्या प्रॉब्लम है? तो इसलिए यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं तो बदले में एनर्जी देनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत हो जाएगी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह जाएंगे, हीलियम बन जाएगा ये, लेकिन प्रोटॉन्स होंगे इसमें 6, तो ये भी एक अच्छा मैच नहीं बन रहा है। तो 6 प्रोटॉन्स क्या सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेंगे? ये भी गलत बात है। इसलिए कार्बन ना तो 4 पॉजिटिव बनता है ना 4 नेगेटिव बनता है। तो कार्बन सोचता है कि मुझे कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा, आयनिक बॉन्ड तो मैं नहीं बनाऊंगा,
दैट्स वाई ये यहाँ पे कुछ नया चीज डिस्कवर करता है। ये इस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, कि मैं कंप्लीटली दूंगा नहीं और कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स को लूंगा भी नहीं। क्या करूंगा? शेयरिंग करूंगा। किसके साथ? अदर एटम्स के साथ। इसीलिए कार्बन अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, यानी जो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में हैं, सिर्फ इनको शेयर करता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ। अब दूसरा एलिमेंट कौन सा हो सकता है? कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ ही इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे, हो सकता है हाइड्रोजन के साथ करे, क्लोरीन के साथ करे, ऑक्सीजन के साथ करे, एंड सो ऑन। बेसिकली ये शेयर क्यों करता है? ताकि इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो सबसे सिंपल मॉलिक्यूल देखिए, कोवेलेंट कंपाउंड सिर्फ कार्बन में नहीं बनता। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ कार्बन के ऊपर नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे कि आप देखिए, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोजन, H2 मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन का देखा है तो एटॉमिक नंबर है 1, तो इसके पास फर्स्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये चाहता क्या है कि बस मुझे एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए ताकि मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके हीलियम बन जाऊं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं और इनके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि बेसिकली यहाँ 1 है, उसको हम यहाँ डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही डॉट में रिप्रेजेंट करना है। तो ये हुआ फर्स्ट एटम ऑफ हाइड्रोजन और ये हुआ सेकेंड एटम ऑफ हाइड्रोजन। जैसे ही ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो ये क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे। शेयर का मतलब इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया सामने वाले से और दूसरे हाइड्रोजन ने भी शेयर किया सामने वाले से। तो इस तरह से ये बन गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं ऐसे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ज्वाइन करने से देखिए एक ही लाइन बनती है ना, तो मतलब यहाँ सिंगल बॉन्ड बन जाता है बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है हमारी बुक में क्लोरीन, Cl2 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखिए 2 क्लोरीन है फिर से, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसके पास 3 शेल हैं, 2, 8 एंड 7। तो आउटर मोस्ट शेल में आ रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इसको बस एक ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो अब ये भी शेयरिंग करेगा। तो अब ये देखिए, यहाँ पे ये मेरा Cl है और यहाँ पे मेरा ये एक और Cl है। कितने डॉट्स मुझे लगाने पड़ेंगे? 7। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सिमिलरली दूसरे क्लोरीन एटम के भी यही 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने पड़ेंगे। तब यहाँ देखिए, इनकी हुई आपस में शेयरिंग, तो इस तरह से इनका बॉन्ड बन गया। और ऐसा ही ये दूसरा क्लोरीन एटम भी शेयरिंग कर लेगा, तो यहाँ पे भी देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। शेयरिंग में तो यहाँ पे एक ही पेयर आया ना, तो बेसिकली यहाँ पे बन गया क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड। इस तरह से इन दोनों ने अपना अपना ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर लिया। यहाँ अब कोई कटाइन या अनाइन नहीं बना, शेयरिंग हुई है, तो इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। तो दैट मीन्स हमने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ कार्बन में ही नहीं बनता, और एलिमेंट्स भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं जस्ट लाइक कार्बन। तो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल बनता है हाइड्रोजन, जो हमने देख लिया कि ऐसा बनता है। इस तरह से क्लोरीन को भी हमने चेक कर लिया कि Cl2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है। बट इन दोनों में आपने क्या देखा? इन दोनों में हमने देखा कि सिंगल बॉन्ड बना था। अब हम बनाते हैं कि भाई इन केस ऑफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कैसे बनता है। तो लेट्स चेक कि भाई ऑक्सीजन कैसे बनता है। सो लेट्स कम टू द ऑक्सीजन नाउ। अगर मुझे O2 मॉलिक्यूल बनाना है तो उसके लिए मुझे ऑक्सीजन को देखना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर है 8, कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2 एंड 6। तो आप देखिए इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। मतलब मैं यहाँ ऑक्सीजन ड्रॉ करती हूँ और मुझे 6 डॉट्स लगानी है उसके इलेक्ट्रॉन्स को दिखाने के लिए, जो कि इसका डॉट स्ट्रक्चर है। ऐसे ही दूसरे ऑक्सीजन एटम के भी 6 डॉट्स दिखाएंगे हम। अब यहाँ करेंगे इनकी शेयरिंग। देखो शेयरिंग कैसे होगी।
6 इलेक्ट्रॉन्स खुद के और 2 इलेक्ट्रॉन्स सामने वाले से अगर ये ले लेता है तो इसके यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। सिमिलरली दूसरा ऑक्सीजन एटम भी यही करना चाहता है, वो भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना चाह रहा है। तो अब आप देखो, इस वाले ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन्स तो खुद के थे और 2 सामने वाले से लिए, तो इसके 8 हो गए। ऐसे ही इस वाले ऑक्सीजन के भी 6 खुद से लिए और 2 सामने वाले के लिए, तो 8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें शेयरिंग में, यहाँ पे इस शेयरिंग वाले हिस्से में 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हुआ डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में आ जाएगा डबल बॉन्ड। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट हो जाएंगे हर एक ऑक्सीजन एटम से, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन जाएगा कुछ ऐसा। फिर यहां पे देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, कैन यू डिपिक्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शोइंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन वन ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। डज द मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड? तो चलिए इसको चेक करते हैं। वाटर कैसे बनता है? H2O। कैसी बॉन्डिंग है देखिए, अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट्स हैं, तो हाइड्रोजन हुआ एटॉमिक नंबर 1 जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन हुआ एटॉमिक नंबर 8 जहां पे 2 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब अगर मैं हाइड्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो मुझे एक ही डॉट लगानी है क्योंकि एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे ही फिर से एक हाइड्रोजन लेंगे बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है। तो अब देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का है और एक इसने ऑक्सीजन से लिया, एक हाइड्रोजन के पास खुद का इलेक्ट्रॉन है और एक ऑक्सीजन से लिया, और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स तो खुद के हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ के हाइड्रोजन से ले लिया। तो यहाँ H2O वाटर मॉलिक्यूल में देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड बन गया है। तो बेसिकली इसको इसमें दिखाना नहीं होता, इसको हम अलग से दिखाते हैं। ये बेसिकली H2O कुछ ऐसा बना है, सिंगल बॉन्ड, दोनों तरफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनता है। किस तरह की बॉन्डिंग है? कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। सिंगल बॉन्ड देखा या डबल बॉन्ड देखा? सिंगल बॉन्ड देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आता है एनसीईआरटी में, व्हाट वुड हैपन इन केस ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। अब आप देखिए कि नाइट्रोजन कैसे बनता है, नाइट्रोजन इज N2 मॉलिक्यूल, राइट, N2। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन करें तो बनेगा 2 and 5। तो इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट में है 5 इलेक्ट्रॉन्स, मुझे इसको 5 डॉट्स से दिखाना होगा, 1 2 3 4 and 5। सिमिलरली यहाँ भी 5 डॉट्स दिखाना होगा। अब देखिए 5 तो खुद के पास ही है, सामने वाले से तो 3 ही चाहिए ताकि इसके 8 कंप्लीट हो जाएं, और इस नाइट्रोजन का भी यही हाल है, 5 खुद के पास हैं और सामने वाले से 3 चाहिए। तो ये क्या हो गया, बेसिकली नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड अराइज हो गया क्योंकि दोनों ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है। नेक्स्ट कम्स अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। व्हाट इज अमोनिया? अमोनिया होता है NH3। क्वेश्चन है कि कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल शोइंग हाउ 4 एटम्स अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और क्या इस मॉलिक्यूल में सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा? तो हम इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। अमोनिया NH3, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन वी नो एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन बनता है 2 5, और हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन बनता है 1। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के आसपास 3 हाइड्रोजन मुझे दिखाने हैं, तो मैं इस तरह से दिखा देती हूँ। अब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाइए, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही डॉट लगानी पड़ेगी, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से। हाइड्रोजन को देखो डबल बॉन्ड डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। सिमिलरली तीनों हाइड्रोजन जो है, तीनों हाइड्रोजन के पास देखिए अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन तो ओरिजिनली था ही, नाइट्रोजन से भी एक एक ले लिया तो ड्यूप्लेट कंप्लीट। अब नाइट्रोजन के पास 5 तो खुद के पास थे,
तीनों हाइड्रोजन से एक एक ले लिया तो इसके पास भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, तो ये बन गया अमोनिया। देखा जाए तो यहाँ पे अमोनिया और नाइट्रोजन में दो दो इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक नाइट्रोजन का और एक हाइड्रोजन का है, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड ही बना है। इस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया और आंसर में हम लिख देंगे कि भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां आता है, लेट अस नाउ टेक अ लुक एट मीथेन। मीथेन क्या है? मीथेन एक बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल है जो फ्यूल के तौर पे यूज होता है, बायोगैस का कंपोनेंट है, सीएनजी बनाने में यूज होता है, सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन का फॉर्मूला है CH4। चलो इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि इसके अंदर कैसे बॉन्डिंग होती है। नाउ आई नीड टू ड्रॉ मीथेन CH4। तो मैं इसको लिखूंगी, यहां पे है हमारे पास कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 4, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1। तो अब देखिए कार्बन के आसपास 4 हाइड्रोजन हैं, तो हम 4 हाइड्रोजन बना देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स देखिए, हाइड्रोजन के पास तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब एक एक डॉट ही दिखाएंगे, लेकिन कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना आउटर मोस्ट में, तो 4 दिखाना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 एंड 4। अब देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? हाइड्रोजन का तो यहाँ डबलेट कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। सिमिलरली हर हाइड्रोजन का ही डबलेट यहाँ कंप्लीट होता दिख रहा है, बिकॉज हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का ही था और एक सामने वाले से लिया। अब कार्बन का भी यही हाल है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स तो अपने थे और चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस तरह से मीथेन बन गया, विच इज बेसिकली सिंगल बॉन्ड। कार्बन चारों तरफ हाइड्रोजन से सिंगली बॉन्डेड है, तो यहाँ पे 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहां से हमें क्या देखने को मिला कि हर एक मॉलिक्यूल में कार्बन जो है वो एक टाइम पे 4 बॉन्ड्स तो बनाता ही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कार्बन टेट्रावेलेंट है, मतलब इसके पास आउटर मोस्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, और ये अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए इन्हीं चारों को शेयर कर लेता है, चाहे वो हाइड्रोजन के साथ हो या अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ हो। तो ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बनता है बिटवीन एनी 2 एटम्स, उसी को ही तो कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, लेकिन उनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस तो वीक ही होती हैं एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड्स। इसीलिए यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो हमने पीछे डेटा में भी देखा था, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम्स के बीच में शेयर हो रहे हैं। यहाँ कोई चार्ज तो बन नहीं रहा, कोई पॉजिटिव नेगेटिव कटायन अनायन तो बना नहीं है, तो इसीलिए इन कोवेलेंट कंपाउंड्स को पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। नेक्स्ट कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। यहाँ पे एलोट्रॉप्स का मतलब क्या है? देखिए एलोट्रॉप्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है। एलोट्रॉप्स का मतलब है कि एक ही एलिमेंट कार्बन नेचर में डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। अब यहाँ पे कार्बन के वैसे तो मेनली 2 ही एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट, दोनों ही कार्बन से मिलके बने हैं, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस है कार्बन के एटम्स की बॉन्डिंग का, मतलब कार्बन और कार्बन के आपस में बॉन्डिंग अलग है, अदरवाइज भी प्योरली कार्बन ही है और ग्रेफाइट भी प्योरली कार्बन ही है। लेकिन डिफरेंस है कि डायमंड के अंदर हर कार्बन जो है वो आगे 4 कार्बन से बॉन्डेड है। आप स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे रेड वाला ये कार्बन है, तो आप इसके आसपास देखो तो ये 1 2 3 एंड 4, मतलब एक कार्बन आगे अपने 4 से कनेक्टेड है। तो कोई भी देख लो, सब में ऐसा ही है। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट हो रही है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा, तो यहाँ पे एक रिजिड हार्ड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसमें एवरी कार्बन एटम इज अटैच्ड टू फर्दर 4 कार्बन एटम्स। ग्रेफाइट में ऐसा नहीं है, ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम आगे 3 कार्बन से बॉन्डेड है। तो आप देखो यहाँ पे, अगर मैं इस वाले कार्बन एटम को देखूं तो ये यहाँ पे 1, यहाँ 2 और यहाँ 3,
3 ही कार्बन से बॉन्डेड है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अभी फ्री है, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ पे इस वजह से बन जाता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या है, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, जहां पे ये एक पूरी लेयर, ये दूसरी लेयर्स आपस में एक के ऊपर एक ड्रॉ हो जाती हैं, तो लेयरी स्ट्रक्चर बन जाता है। लेयरी स्ट्रक्चर होने की वजह से ही ग्रेफाइट सॉफ्ट है, और डायमंड का रिजिड यानी हार्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से ही डायमंड हार्ड है। तो इसका मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इस वजह से ही है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतना ही डिफरेंस है कि डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ग्रेफाइट स्मूथ और स्लिपरी है। एक डिफरेंस और है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, कि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कार्बन देखा जाए तो नॉन मेटल में काउंट होता है, और नॉन मेटल्स कभी भी अच्छे कंडक्टर्स तो हमने नहीं पढ़े, बट कार्बन का जो ग्रेफाइट फॉर्म है, ग्रेफाइट वर्जन है जो इसका, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में हमने देखा एक कार्बन आगे 3 कार्बन से अटैच है, तो अभी 4th इलेक्ट्रॉन इज पेंडिंग। इसका मतलब यहाँ पे हर एक कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करता है। डायमंड जो है उसको बनाने के लिए प्योर कार्बन को बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर में डाला जाता है, तो डायमंड बनता है। बोलते हैं ना, हीरा बनने के लिए बहुत ज्यादा हीट सहनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे सिंथेटिक डायमंड्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, नेचुरल डायमंड्स के जैसे ही होते हैं, लेकिन देखने में पता नहीं लगता कि नेचुरल है या सिंथेटिक है। तो हम इसको बना भी सकते हैं लेबोरेटरीज में, मतलब हम तो नहीं, बट यस बनता है। अब नया एलोट्रॉप भी डिस्कवर हुआ है, जो है फ्यूलर, एक अलग क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप है। सबसे पहला फ्यूलरेंस जो आइडेंटिफाई हुआ है वो है कार्बन 60। अगर हम स्ट्रक्चर देखें C60 में, तो यहाँ पे 60 कार्बन एटम्स हैं जो आपस में अटैच्ड हैं। फर्दर अब आप देखिए यहाँ पे, अगर आपको रिंग समझ में आए तो ये इस तरह से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये आप देखिए 1 2 3 4 एंड 5 पेंटागोनल रिंग बन गई है ये। और अगर मैं ये वाली रिंग को देखूं 1 2 3 4 5 एंड 6 हेक्सागोनल रिंग बन गई है ये। इसका मतलब फ्यूलरेंस में दोनों तरह की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, हेक्सागोनल रिंग्स एज वेल एज पेंटागोनल रिंग्स। C60 जो है वो एक फुटबॉल की शेप में अरेंज हुआ है, देखा जाए तो ऐसे लगता है कि ये फुटबॉल है ना। और क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा दिखता है जो यूएस के अंदर जियोडेसिक डोम था उसके जैसा दिखाई देता है, और वो डोम किसने बनाया था? बकमिंस्टर फ्यूलर ने बनाया था, इसीलिए इस मॉलिक्यूल का नाम भी बन गया है फ्यूलरेंस। तो ये हुआ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब आते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन पे। वर्सटाइल का मतलब यही है कि विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, कि जो चीज हर जगह हो। जैसे हम बोलते हैं गॉड इज एवरीवेयर, तो ऐसे ही केमिस्ट्री में कार्बन इज एवरीवेयर। अब देखिए क्वेश्चन है कि भाई व्हाई इज इट दैट प्रॉपर्टी इज सीन इन कार्बन एंड नो अदर एलिमेंट? कार्बन ही भगवान क्यों बन गया? व्हाई नॉट अदर एलिमेंट? कार्बन के पास ही ये प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि 2 फैक्टर्स हैं जो कार्बन कंपाउंड्स में देखने को मिलते हैं। कार्बन की ये जो यूनिक प्रॉपर्टी है, इस वजह से बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स बन जाते हैं, और इस यूनिक प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैटिनेशन। अब देखिए कैटिनेशन वर्ड का मतलब यहाँ है, कैटिनेशन होता है किसी भी एलिमेंट की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग का मतलब है अपने आप से ही लिंक हो जाना, मतलब एक कार्बन का दूसरे कार्बन से लिंक हो जाना ही कैटिनेशन है। तो इस तरह से ये आगे की आगे कितने मर्जी कार्बन्स के साथ लिंक हो सकता है, मतलब ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन्स बना सकता है। ऐसे ब्रांचिंग भी बन जाती है, तो ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन्स भी बना सकता है, रिंग भी बना सकता है। तो कार्बन जो है वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाता है इस यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से, जिसे बोलते हैं कैटिनेशन। अब हमने ये भी पढ़ लिया कि जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो जब भी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बनता है तो वही तो होता है सैचुरेटेड कंपाउंड,
और जब कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो वही तो होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसका मतलब सैचुरेटेड का मतलब है सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल या ट्रिपल बॉन्ड। बाकी कोई भी एलिमेंट ऐसी प्रॉपर्टी दिखाता ही नहीं है। अगर कोई दिखाता भी है तो वो है सिलिकॉन, जो कि सिर्फ 7 या 8 एटम्स तक ही दिखाता है कि आप इस तरह से सिलिकॉन की चेन बना लो, 7 से 8 सिलिकॉन एटम्स आप आपस में जोड़ दो तो ये स्टेबल भी नहीं बनेगा। इट इज नॉट वेरी स्टेबल, ये टूट जाता है, बहुत रिएक्टिव है। इसका मतलब कोई और एलिमेंट कैटिनेशन दिखा ही नहीं रहा। सबसे ज्यादा अच्छा कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन और कार्बन का ही है, मतलब कार्बन और कार्बन का आपस में जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है और स्टेबल है। अब यही लाइन एनसीईआरटी का एज इट इज असर्शन रीजन में भी आई है। असर्शन रीजन में यही असर्शन था, अभी इसी 2025 के पेपर की बात कर रही हूँ। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग। अब बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई हमने तो पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड वीक होते हैं, आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, बट कार्बन और कार्बन का आपस का बॉन्ड तो स्ट्रांग है ना, कैटिनेशन है वहां पे। नो डाउट कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक से तो वीक ही है, बट कार्बन और कार्बन का आपस का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। तो ये असर्शन गलत नहीं था, इट वॉज ट्रू। एनसीईआरटी की लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें आपको हाईलाइट करके दे रही हूँ। नेक्स्ट मैजिकल प्रॉपर्टी है कार्बन की, टेट्रावेलेंसी। कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स रखता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। देखो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 2 एंड 4, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब ये केपेबल है कि वो एक टाइम पे 4 अलग एटम्स के साथ बाइंड कर जाए। तो इसका मतलब ये एक ही बार में 4 फ्रेंड्स बना सकता है। सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही नहीं, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन सबके साथ बॉन्ड बनाता है। इसीलिए ही तो इतने सारे बॉन्ड कंपाउंड्स बनते हैं ना इसके। अगेन बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म, जो दूसरों के साथ कार्बन बनाता है वो वेरी स्ट्रांग होता है, यानी बहुत अच्छे कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। रीजन क्या है इतना स्ट्रांग बनने का? इतना अच्छा या स्ट्रांग बॉन्ड बनाने का रीजन है कि कार्बन का साइज बहुत ही छोटा है। इस वजह से जो इसका न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली पकड़ के रख सकता है। लेकिन अगर आप सिलिकॉन में बनाएंगे तो सिलिकॉन है 284, साइज बड़ा है एज कंपेयर टू कार्बन, 3 शेल्स आर इन्वॉल्व्ड। तो ये इतना इजीली उन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं पकड़ के रख पाएगा, तो इसके बॉन्ड वीक बनेंगे। सिर्फ कार्बन के ही बॉन्ड्स एक्सेप्शनली स्ट्रांग बनते हैं। इसीलिए ही कार्बन इज मैजिकल एंड कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर because of 2 main properties, tetravalency and catenation. Next come the class of organic compounds. देखिए 2 चीजें हमने कार्बन में पढ़ी हैं अब तक कि एक तो टेट्रावेलेंसी है और एक कैटिनेशन है। इस वजह से ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना पा रहा है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं, एक्चुअल में जो स्टार्टिंग में कंपाउंड्स बने थे, ये कंपाउंड्स नेचुरल चीजों से ही एक्सट्रैक्ट हो जाते थे, प्लांट से मिल गया, एनिमल से मिल गया। इसलिए ऐसा माना जाता था कि भैया जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं ना वो ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब ही यही होता है जिसको प्लांट या एनिमल से डिराइव किया जा सके, जो प्लांट एनिमल से ही मिल जाएं। तो ऐसा माना जाता था कि ये सिर्फ प्लांट या एनिमल से ही मिलते हैं, मतलब ये सिर्फ लिविंग बॉडीज के अंदर ही फॉर्मेशन होती है। लेकिन फ्रेडरिक वॉलर ने इस चीज को प्रूफ किया कि नहीं, इसको आप बना भी सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ नेचुरली प्लांट या एनिमल से ही सिंथेसाइज हो। उसने सबसे पहले कंपाउंड बनाया यूरिया, जिसको अमोनियम सायानेट से डिस्कवर किया। यूरिया होता है कुछ इस तरह का कंपाउंड, आपको इसका स्ट्रक्चर याद नहीं रखना, बस आप देखो कार्बन है और कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन से। तो ये जो यूरिया है इसको लैब में भी सिंथेसाइज किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि इसको प्लांट या एनिमल से ही डिराइव करना होगा। ठीक है, इसके बाद आता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, जो हम ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं। देखिए सैचुरेटेड का मतलब यही था जहां पे कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड। इथेन, इथेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6। अगर इसको ड्रॉ किया जाए तो C2H6 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। देखिए C2 मतलब 2 कार्बन एटम्स, 6 हाइड्रोजन है तो हम यहाँ 3 हाइड्रोजन बांट देते हैं, 3 हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास
और कार्बन के पास होते हैं 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का तो डबलेट कंप्लीट हो रहा है भाई हर जगह। हाइड्रोजन इज हैप्पी, उसकी शेयरिंग तो हो गई। अब कार्बन को भी देखना है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स तो खुद के हैं ही, तो यहाँ पे देखिए कार्बन के पास ये हाइड्रोजन नंबर 1 2 3, और इसके साथ ये साइड वाला जो कार्बन है ये उससे भी तो शेयरिंग करेगा, उसका भी तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस तरह से इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो दूसरा कार्बन भी यही करेगा, हाइड्रोजन के साथ भी शेयरिंग करेगा और कार्बन के साथ भी शेयरिंग करेगा। तो इस तरह से कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड बन गया और हाइड्रोजन के साथ भी यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया। तो ये आपका बन गया इथेन मॉलिक्यूल। सैचुरेटेड है ये बिकॉज कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड बना है। व्हाट अब H4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फिर से वही काम करेंगे। कार्बन तो 2 हैं, लेकिन अब की बार हाइड्रोजन इज 4 ओनली, तो हम 2 हाइड्रोजन दे देते हैं, 2 यहाँ और 2 यहाँ। अब इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। हाइड्रोजन के पास तो एक एक ही इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, बट कार्बन के पास तो 4 हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट हो रहा है। हाइड्रोजन इज हैप्पी आफ्टर शेयरिंग। कार्बन के पास देखिए, कार्बन इस तरह से शेयरिंग करके 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर रहा है। तो ये वाला कार्बन भी यही कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ भी शेयरिंग हुई, कार्बन के साथ भी शेयरिंग हुई। तो बेसिकली कुछ ऐसा बन गया, सिंगल बॉन्ड विथ हाइड्रोजन ऑन द बोथ साइड, और कार्बन कार्बन का आपस में बना है डबल बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं देखा जाए तो। अब हम बनाते हैं ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स की हम ब्रांचिंग कैसे करेंगे। ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स C4H10 ब्यूटेन। तो देखिए ब्यूटेन को बनाने के 2 तरीके हैं, 1 2 3 एंड 4। एक तो है कि आपने इस तरह से चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में बना दिए, और एक है कि 1 2 3 एंड 4, ऐसे भी तो बना सकते हैं ना। 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में बना दिया और 1 ब्रांचिंग में बना दिया। अब इनकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। यहाँ देखिए 3 हाइड्रोजन आएंगे तो इसकी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। कॉर्नर वाले कार्बन को हमेशा 3 हाइड्रोजन ही देने हैं। अब यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन आएंगे तो इसका वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तो स्ट्रक्चर बन गया इस तरह से स्ट्रेट चेन बनाने का। दूसरा है कि यहाँ पे भी देखिए 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे सिर्फ 1। तो आप काउंट कर लो, दोनों स्ट्रक्चर्स में C4H10 ही बन रहा है, 10 हाइड्रोजन एटम्स ही देने पड़ रहे हैं।
है तो दोनों ही ब्यूटेन, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सिर्फ कार्बन स्केलेटल डिफरेंट है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, स्ट्रक्चर डिफर कर रहा है सिर्फ, तो इनके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिन्हें बोलते हैं आइसोमर्स। ये ब्यूटेन के आइसोमर्स हो गए हैं। दो तरीके से बना सकते हो इसको, स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन। एक और ट्राई करते हैं, फिर आप खुद से बनाना। अब आप पेंटेन बनाते हैं। पेंटेन हुआ C5H12। वही स्टेप फॉलो करेंगे। पहले आप क्या करिए, फर्स्ट केस में आप ऑल द 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में ले लो, 1 2 3 4 एंड 5। अगली बार क्या करेंगे, 4 ले लेते हैं स्ट्रेट चेन में, 1 2 3 एंड 4। पांचवा कहाँ आएगा, कहीं बीच में लगा दो। अब क्या करें, 3 ले लेते हैं स्ट्रेट चेन में, 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से भी ब्रांचिंग हो सकती है। क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है, तो हम इसके हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर बन गया पेंटेन का, स्ट्रेट चेन। सेकंड देखिए, 3 हाइड्रोजन्स टू द टर्मिनल कार्बन। लास्ट वाले को तो हमेशा 3 ही देने हैं ना, आप हाइड्रोजन काउंट कर लेना, 12 से ज्यादा नहीं होंगे किसी भी स्ट्रक्चर में। तो ये आपने अलग अलग तरीके से पेंटेन ड्रॉ कर दिया। तो अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। अब आपके लिए ये होमवर्क है कि आफ्टर दिस आप हेक्सेन के आइसोमर्स ट्राई करना और मुझे बताना कि कितने बनेंगे। वही पहले स्ट्रेट चेन में 6 5 4 3, जितने आपसे बन पाए उतने। ओके, तो अब देखिए, इसका मतलब है कि जो भी स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, उन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहा जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ ब्रांच या स्ट्रेट चेन ही बने। समटाइम्स कार्बन आपस में रिंग भी बना लेता है, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन। अगर हम C6H12 देखें तो इस तरह से मैं 6 कार्बन की रिंग भी बना सकती हूं, इस तरह से। अब देखिए, कार्बन है यहाँ पे 1 और 2 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, तो 2 बॉन्ड्स अभी बचे हैं, तो हर कार्बन के ही यहाँ पे 2 बॉन्ड्स बचे हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे हम हर कार्बन को 2-2 हाइड्रोजन अगर दे दें तो ये C6H12 बन जाएगा, विच इज साइक्लोहेक्सेन। ये भी एक आइसोमर हो गया, इस तरीके से भी बन सकता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आता है चीज, बेंजीन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेंजीन का फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा गया है, C6H6। बेंजीन कैसे बनता है, यही 6 कार्बन्स को आप इस तरह से रिंग में बनाइए। आप देखिए, यहां पे क्या करना है आपको, हर कार्बन को एक एक हाइड्रोजन दे देना है। बिकॉज देखिए, फॉर्मूला में था C6H6, 6 ही हाइड्रोजन है और 6 ही कार्बन है, तो सबको एक एक ही मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे कार्बन का टेट्रावेलेंसी कंप्लीट नहीं होता, कार्बन के तो 3 ही बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो अब देखो आप, अगर ये मेरा कार्बन नंबर 1 है तो इसके आसपास 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं। कार्बन नंबर 2 के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, 3 4 5 और 6। यहाँ पे क्या है, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड बनता है। ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, इस तरह से बेंजीन बना हुआ है, C6H6। दिस इज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि सारे कार्बन कंपाउंड्स में बस कार्बन और हाइड्रोजन ही दिख रहा है। जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही दिखे उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने 3 तरीके के हाइड्रोकार्बन्स देखे, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। अल्केन्स जब कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड बनता है, अल्कीन्स जब कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड बनता है, अल्काइंस जब कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे हमने 3 तरह के हाइड्रोकार्बन्स देख लिए,
क्योंकि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट है। बट ऐसा नहीं है, कार्बन भाई बहुत ही फ्रेंडली एलिमेंट है, ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है, जैसे हेलोजन्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, बहुत सारी चेन्स बनाता है। तो बेसिकली जब ये किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, देखो अगर क्लोरीन ब्रोमीन के साथ बनाएगा तो वहां पे एक हाइड्रोजन को हटा के आप Cl लगा दोगे या Br लगा दोगे। अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH आ गया है तो वो अल्कोहल ग्रुप होता है। अगर एक हाइड्रोजन को हटा के CHO आ गया है तो वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अगर कीटोन आ गया है, CO आ गया है तो वो कीटोन है। और अगर COOH आ गया है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इन्हें बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। मतलब जैसे ही ये हाइड्रोकार्बन में आ जाएंगे तो अब ये हेड ऑफ द फैमिली बन जाएंगे, अब इनके अकॉर्डिंग ही सारी प्रॉपर्टीज चलेंगी। इसका मतलब जब भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है आके हाइड्रोकार्बन में तो वही डिसाइड करता है कि प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सारी प्रॉपर्टीज उसी के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 4 फंक्शनल ग्रुप हैं ऑक्सीजन के, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज का मतलब है, देखिए जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे अल्कोहल है, तो वही डिसाइड करेगा सारी प्रॉपर्टीज को। अब देखिए फर्स्ट अल्केन था मीथेन, अगर मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो CH3 रह जाएगा और एक हाइड्रोजन की जगह मैंने OH लगा दिया तो ये मिथेन से मिथेनोल बन गया है। ऐसे ही अगला हाइड्रोकार्बन है CH3CH3, इथेन कहते हैं जिसको। यहां पे भी देखो अगर मैं एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो CH2 हो जाएगा और उसके बदले में OH लगा दूं तो ये इथेनोल हो जाएगा। अगर आपके पास 3 कार्बन हैं CH3, CH2 एंड CH3 तो ये यहाँ पे प्रोपेन था आपके पास। अगर आपने प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन कम करके उसको रिप्लेस कर दिया OH से तो ये हो जाएगा CH2OH, तो ये प्रोपेनोल हो गया। तो ये क्या है, ये आप पूरी फैमिली में कुछ चेंजेस कर रहे हो ना। अब देखो जो आपका मिथेनोल बना, इथेनोल बना, प्रोपेनोल बना, इन सब की सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल आ गया है एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड्स जिसमें सारे सेम फंक्शनल ग्रुप ही है पूरी फैमिली में, देखो यहाँ भी ओल ओल ओल, सिर्फ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं बट फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, तो प्रॉपर्टीज तो एक जैसी ही होंगी। इस सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। कार्बन था और इथेन में 2 कार्बन हैं, यहाँ 4 हाइड्रोजन थे और यहाँ 6 हाइड्रोजन हैं, तो कितने का डिफरेंस हुआ, CH2 का डिफरेंस हुआ। इथेन और प्रोपेन में भी चेक करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन हैं, यहाँ पे तो 2 ही थे, मतलब 1 कार्बन का डिफरेंस है। इथेन में 6 हाइड्रोजन थे और यहाँ पे कितने हैं, 3 3 6 एंड 2 8, फिर से 2 हाइड्रोजन का गैप है। इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया कि भाई होमोलोगस सीरीज में अगर आप एक एक एलिमेंट आगे जाते हैं, सक्सेसिव मेंबर्स को देखते हैं, अगला अगला देखते हैं, तो उनमें CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस देखने को मिलता है। दूसरा डिफरेंस होता है इनके बीच में मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस। अगर हम मॉलिक्यूलर मास चेक करें मीथेन का तो देखिए कार्बन है 12 और हाइड्रोजन है 4, 16 यूनिट हुआ इसका मास। जबकि अगला मेंबर जो कि C2H6 इथेन है तो यहाँ पे कार्बन है 2 और हाइड्रोजन है 6, तो ये हो जाता है 30 यूनिट्स। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखो 16 और 30 के बीच में कितना हुआ, 14 यूनिट्स का गैप हुआ। ऐसे ही आप इथीन और प्रोपेन का भी चेक कर लो। अब यहाँ पे देखो C3 मतलब 12 इंटू 3 प्लस 8, कार्बन का 12 है ना एटॉमिक मास और हाइड्रोजन का तो 1 ही है, तो आप 30 और 42 में डिफरेंस चेक कर लो, यहाँ पे भी 14 यूनिट्स। इसका मतलब डिफरेंस है CH2 यूनिट का होमोलोगस सीरीज में। और अगर मास के बारे में बात करें तो यहाँ पे
14 यूनिट्स मास का डिफरेंस आता है एवरी फैमिली में, तो मुझे पता है कि इतना ही आएगा। अब अगर आप मुझे पूछोगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर प्रोपेन और ब्यूटेन में कितना आएगा, तो हमें पता है कि CH2 का ही आएगा, आप बिना चेक किए भी बोल सकते हो। कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास बिटवीन दीज? यस, मॉलिक्यूलर मास में हमें पता है 14 यूनिट्स का ही डिफरेंस आएगा। इसी तरह से आप होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन भी देख सकते हो। अब जैसे यहाँ पे अल्कीन को देखा, फर्स्ट मेंबर मीथेन लिया, अल्कीन सीरीज में फर्स्ट मेंबर मीथेन नहीं होगा, इथीन से शुरू होती है। कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए ना डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, तो ये सारी एक ही फैमिली है। अगर आप इनमें डिफरेंस चेक करेंगे तो CH2 यूनिट का डिफरेंस दिखेगा, मास चेक करेंगे तो 14 यूनिट्स का ही डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि ये एक ही फैमिली है। होमोलोगस फैमिली इस रूल को फॉलो करती है। इसी तरह से अगर आप अल्काइन फैमिली को चेक कर लेंगे, अल्काइन मीन्स इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड वाली जो फैमिली है, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, तो इस फैमिली में भी सेम ही ट्रेंड फॉलो होगा। हर मेंबर CH2 यूनिट से डिफर करता है और 14 यूनिट्स ऑफ मास से डिफर करता है। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ से हमें एक जनरल फॉर्मूला मिल जाता है। अगर हम अल्कीन्स की बात करें तो फॉर्मूला है CnH2n। अल्केन्स CnH2n प्लस 2। अल्कीन्स की बात करें तो इट इज CnH2n, और अगर अल्काइन्स की बात करें तो CnH2n माइनस 2। अब देखो क्या मतलब है इसका, जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन कर दो और फिर उसमें 2 ऐड कर दो तो अल्केन बन जाता है। जैसे मीथेन में एक ही कार्बन है C1, तो 1 का डबल 2 और फिर इसमें 2 और ऐड कर दो तो ये बन गया CH4, जो कि पहला मेंबर था अल्केन फैमिली का। अल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n, मतलब जितने कार्बन है उसका जस्ट डबल कर दो तो हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। अब अल्कीन में देखो, अगर मैं यहाँ कार्बन को 2 ले लूँ तो 2 का डबल हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 4, तो यही तो है इथीन, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली। एल्काइंस CnH2n माइनस 2, जितने कार्बन हैं उसका डबल करो तो हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे और फिर उसमें से 2 माइनस कर देना तो अल्काइन बन जाएगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ 2 कार्बन लूँ तो 2 का डबल हाइड्रोजन हुआ 4, और फिर इसमें से 2 माइनस भी तो करने हैं। C2H2 जो कि पहला मेंबर है अल्काइन फैमिली का, इथीन जो कि पहला मेंबर है अल्काइन फैमिली का, इथाइन। तो इस तरह से होमोलोगस सीरीज बन जाती है। अब देखिए, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा, मतलब जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर मास इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एक एक स्टेप आगे जाएंगे तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी तो ग्रेडेशन आएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएंगी। ऐसा क्यों? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन मोलर मास। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं पूछूं इथीन और प्रोपीन में से कौन जल्दी बॉयल हो जाएगा, तो आप कहोगे इथीन में तो 2 ही कार्बन हैं और प्रोपीन में 3 कार्बन हैं। इथीन में तो 2 ही कार्बन हैं और प्रोपीन में 3 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन को ब्रेक करना आसान है एज कंपेयर टू 3 कार्बन को ब्रेक करना। तो बॉइलिंग पॉइंट तो प्रोपीन का ही ज्यादा होगा। ग्रेडेशन, अगर अब मैं ब्यूटेन से कंपेयर कर लूं तो ब्यूटेन में 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन की बॉन्ड तोड़ना और भी डिफिकल्ट है, तो इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब होमोलोगस फैमिली में जैसे जैसे आप अगले अगले मेंबर पे जाएंगे तो आपको उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन दिखेगा, इंक्रीज हो जाएंगी चीजें। सॉल्युबिलिटी इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट इंक्रीज, मतलब पानी में डिसॉल्व होने की पावर। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज होती हैं, लेकिन याद रखना केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, क्योंकि ये सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं, और फंक्शनल ग्रुप तो एक ही फैमिली में सेम ही होगा। अगर अल्कोहल फैमिली है तो सब में फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल होगा, एल्डिहाइड फैमिली है तो सब में एल्डिहाइड ही होगा। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहेंगी, बट यस फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। प्रीवियस वीडियोस में हमने नॉमेनक्लेचर और इथेनॉल इथेनोइक एसिड के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को डिटेल में डिस्कस किया है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियोस। वी आर गोइंग टू द टॉपिक सोप एंड डिटर्जेंट, जो हमने पहले कवर नहीं किया है। देखिए, सोप और डिटर्जेंट
हमें पता है क्लिनजिंग एजेंट है, क्लीनिंग में यूज होते हैं क्लीनिंग एजेंट्स, कपड़े धुलते हैं सोप और डिटर्जेंट से। तो केमिस्ट्री में देखा जाए तो भैया आखिर जब पानी में सोप को डालते हैं, डिटर्जेंट को डालते हैं, तो होता क्या है एक्चुअल में, मोस्टली जो ऑयली या डर्टनेस होती है कपड़ों में, वो ऑयलीनेस या डर्टनेस पानी में तो डिसॉल्व नहीं होती। जो सोप के मॉलिक्यूल होते हैं, सोप के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, उस मॉलिक्यूल के दो पार्ट होंगे। इस तरह से उसकी टेल होती है और ये उसका हेड होता है। इसका मतलब हेड और टेल दो पार्ट्स बनते हैं मॉलिक्यूल के। डिटर्जेंट में भी यही होगा। यहाँ पे जो हेड वाला पोर्शन है वो आयनिक होता है, मतलब यहाँ चार्ज है प्लस का। आयनिक है तो ये वाटर लविंग है। वाटर लविंग को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं हाइड्रोफिलिक है। अगर ये वाटर लविंग है तो ये पानी में जाना चाहेगा, लेकिन ये जो पीछे की टेल है ये कार्बन से बनी हुई है और यहाँ पे आयनिक पार्ट कोई है नहीं, ये नॉन आयनिक पार्ट है इसका। तो यहाँ कोई आयन नहीं है तो ये वाटर से दूर भागती है, ये वाटर रेपेलेंट है, पानी के पास जाना नहीं चाहती। तो इसे हम केमिस्ट्री में बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। एवरी सोप और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल हैज टू पार्ट्स, आयनिक हेड एंड नॉन आयनिक टेल। हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होगा, वाटर में जाना चाहेगा। हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर रेपेलेंट, जो कि टेल होती है। अब देखिए सोप जो है वो सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट से बना होता है। लॉन्ग चेन तो हो जाएगी हाइड्रोकार्बन की और आयनिक पार्ट हो जाएगा सोडियम या पोटाशियम। तो जो आयनिक एंड है सोप का वो तो वाटर से इंटरेक्ट करेगा, लेकिन जो कार्बन चेन होगी वो नहीं करेगी, तो वो ऑयल से इंटरेक्ट करेगी। इस तरह से सोप मॉलिक्यूल जो है वो आपस में मिसल फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम डायग्राम देखें तो देखिए, अगर यहाँ पे आसपास पानी है तो वाटर में कौन रहना चाहेगा, आयन से। देखो Na+, आयनिक पार्ट जो है वो वाटर की तरफ है बिकॉज ये वाटर लविंग है, और जो टेल है वो ऐसे अंदर की तरफ है। अंदर है मतलब ये वाटर से दूर जा रही है, वाटर से दूर जा रही है मतलब ऑयल के पास जा रही है, तो ये सेंटर में ऑयल या डर्ट पार्टिकल है। तो अब यहाँ पे क्या है, सोप में देखिए कोई एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, कितने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरह से अरेंज हो जाते हैं जस्ट लाइक अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, और इसी स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम मिसल बोलते हैं। यहाँ पे मिसल फॉर्मेशन हो गया है, और इस मिसल फॉर्मेशन के चक्कर में जो ऑयल ड्रॉप है वो यहाँ फंस जाती है। ऑयल की ड्रॉप ट्रैप हो जाती है इन द टेल ऑफ सोप मॉलिक्यूल, और ये ट्रैप होने की वजह से ही कपड़ों से निकल जाती है और इसी में फंस जाती है। तो दैट्स हाउ आवर क्लोथ्स गेट क्लीन्ड। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू पार्ट्स ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। अब देखिए यहाँ पे एक एंड जो है वो पानी की तरफ है और दूसरा एंड जो है वो ऑयल की तरफ है। तो इस तरह से यहाँ पे पानी के अंदर मिसल फॉर्मेशन हो गई है विच हेल्प टू पुल द डर्ट इन वाटर। इस तरह से हमारे कपड़े क्लीन हो जाते हैं। देखिए यहाँ मिसल के बारे में कुछ लिखा है कि जो सोप है, सोप मॉलिक्यूल इन विच टू एंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। दो एंड्स हैं, एक एंड होगा हाइड्रोफिलिक और दूसरा एंड होगा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक जो होगा वो तो वाटर से इंटरेक्ट करना चाहेगा, जो कि हाइड्रोफोबिक होगा वो हाइड्रोकार्बन से यानी ऑयल से, डर्ट से इंटरेक्ट करेगा, पानी से नहीं करेगा। तो इसका मतलब जब भी सोप जो है वो पानी के साथ सरफेस पे आएगा तो जो उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, टेल होगी, वो तो पानी में सोल्यूबल नहीं है ना, वो अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लेगा कि आयनिक वाला एंड तो पानी में रहे और हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट पानी से दूर रहे। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए बाहर की तरफ तो आयनिक पार्ट आ गया Na+, और अंदर की तरफ सारी टेल चली गई हैं क्योंकि ये पानी से दूर भाग रही हैं। तो अब ये मॉलिक्यूल अपने आप ही इस क्लस्टर में इस तरह से बन गए हैं कि हाइड्रोफोबिक वाला जो पार्ट है वो अंदर की तरफ है, इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर में है, और जो आयनिक पार्ट है वो बाहर है, सरफेस ऑफ द क्लस्टर पे है। तो इसी तरह से मिसल बन जाता है। तो इस मिसल की वजह से ही क्या है, जो ऑयल या डर्ट है वो इसके सेंटर में आके कलेक्ट हो जाता है और यहाँ ट्रैप हो जाता है। इस वजह से जो सोप
का मॉलिक्यूल है, इसने ऑयल को ट्रैप कर लिया, यानी डर्ट को ट्रैप कर लिया। तो जो भी कपड़ों में गंदगी थी, डर्टीनेस थी, वो सब यहाँ ट्रैप हो गई सोप में, सोप इन वाटर। तो देखिए सारी डर्टीनेस पानी में आ जाती है और आपके कपड़े क्लीन हो जाते हैं। तो आप इसीलिए देखते हो जो सोप सॉल्यूशन है वो डर्टी हो जाता है जब कपड़े धुल जाते हैं और कपड़े क्लीन हो जाते हैं। तो दैट्स हाउ सोप या डिटर्जेंट क्लीन करते हैं आपके कपड़ों को। लेकिन डिफरेंस है, आप देखो जब आप कभी बाथिंग के टाइम पे आप देखते हैं आप सोप को यूज करते हैं तो फोम बनती है, और अगर फॉर्म नहीं बनती तो उसकी जगह बनती है स्कम, यानी कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है। एक्चुअल में ये कब होता है, जब सोप को आप डर्टी वाटर यानी हार्ड वाटर में डाल देते हो तो सोप हार्ड वाटर के साथ मिलके स्कम बना देता है, मतलब अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप सोप को सॉफ्ट वाटर में डालोगे तो वो उससे रिएक्ट कर पाएगा, उससे आसानी से फॉर्म यानी लैथर फॉर्मेशन होगा। लैथर फॉर्मेशन का मतलब होता है झाग बनती है पानी में। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में रिएक्शन ऑफ सोप होता है विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट विच कॉजेज द हार्डनेस ऑफ वाटर। जो आपका हार्ड वाटर है उसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम की, इस वजह से सोप उससे रिएक्ट नहीं कर पा रहा। तो आपको बहुत ज़्यादा सोप लगेगा अगर आप हार्ड वाटर से डील कर रहे हो। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए डिटर्जेंट्स का यूज़ किया गया एज अ क्लिनजिंग एजेंट। डिटर्जेंट्स जो हैं वो सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स हैं, मतलब आगे वाला पार्ट तो वही है सोडियम Na+, लेकिन पीछे की जो चेन है वो सल्फोनिक एसिड से बनी हुई है। दोनों में ही लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है और चार्ज्ड एंड होता है। सेम फॉर्मेशन जैसे मिसल फॉर्मेशन डिटर्जेंट और सोप में सेम होती है, लेकिन जो डिटर्जेंट है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो इसका मतलब अगर आप डिटर्जेंट को यूज करेंगे वाटर के साथ तो चाहे वाटर हार्ड हो या सॉफ्ट हो, नो इश्यूज, दोनों में अच्छे से रिएक्शन होगी, लेदर यानी फोम बनेगा और अच्छे से कपड़े धुल जाएंगे। इसीलिए डिटर्जेंट ज़्यादा इफेक्टिव है इस केस में एज कंपेयर टू सोप। इसीलिए डिटर्जेंट्स को क्लीनिंग में यूज करते हैं, शैम्पूज, प्रोडक्ट्स ऑफ क्लीनिंग क्लोथ्स एंड ऑल। बट द ओनली प्रॉब्लम विद डिटर्जेंट इज कि जो डिटर्जेंट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसका मतलब ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन करता है। और जो सोप होता है वो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब आसानी से डिग्रेड हो जाता है और एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता। तो एक ही डिसएडवांटेज है डिटर्जेंट का, जो कि है नॉन बायोडिग्रेडेबल होना और एनवायरनमेंट को हार्म करना, जबकि सोप ऐसा नहीं करता। बट सोप की प्रॉब्लम ये है कि आप सॉफ्ट वाटर से तो रिएक्शन कर सकते हैं, हार्ड वाटर से ये अच्छे से रिएक्ट नहीं करता। तो इन दैट केस you need to go for the different types of detergents available in the market. I hope this is clear. If you have any doubts or you want the PDF of these highlighted notes, so do comment. I will send you the notes directly. Thank you so much for watching and staying connected.